Hello everyone, my name is Vivek Sharma and today we will be discussing about four major articles. पहले में केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज के बारे में बात करेंगे, सेकंड में हम क्लाइमेट मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे एंड थर्ड में पीएम कुसुम स्कीम के बारे में एंड फोर्थ आर्टिकल में इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के बारे में। आइए एक एक करके इन आर्टिकल को समझ लेते हैं। पहले क्वेश्चन का रेलेवेंस क्या है? इन्वायरमेंट टॉपिक से आप इसे रिलेट कर सकते हो क्योंकि जो ये टेक्नोलॉजी है इसका एप्लीकेशन रिन्यूएबल एनर्जी एंड कहीं ना कहीं पोल्यूशन कंट्रोल में आपका देखने को मिलता है। तो इस तरह से 2025 में इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट एक्टिवेटेड कार्बन के बारे में, तो वैसे ही कुछ एक क्वेश्चन हम यहां पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए स्क्रीन पे आपको तीन पर्सन देखने को मिल रहे हैं, सुसुमू, रिचर्ड एंड ओमर। इन तीनों ने इस बार का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज को शेयर किया है। अब इन्होंने किया क्या था? इन्होंने क्रिएट किया एक मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, मतलब एक ऐसा फ्रेमवर्क जो अंदर से तो हॉलो है जैसे एक स्पंज और बाहर से एक सॉलिड आपका स्ट्रक्चर की तरह दिखता है। इसमें मेटल आयंस को इन्होंने ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स है उसके साथ लिंक कर दिया। अब यहां पे ये स्टोर, ट्रैप और फिल्टर कर सकता है किसी भी सब्सटेंस को, तो दैट्स व्हाई इसका यूटिलाइजेशन कार्बन कैप्चर, वाटर हार्वेस्टिंग जैसे हवा में सी वाटर वेपर्स को निकालना एंड एरिड एरिया में इरिगेशन के लिए हेल्प करना, उसमें यूज हो सकता है। गैस स्टोरेज यानी हाइड्रोजन को स्टोर कर सकते हो आप, इसमें मीथेन को स्टोर कर सकते हो एंड मोर ओवर जो फॉरएवर केमिकल्स है उनको भी फिल्टर आउट करने में इसका रोल रह सकता है। देन यहां पे अभी अगर हम बात करें तो सबसे पहले 1970 में रिचर्ड रॉबसन ने रिसर्च स्टार्ट की थी और इन्होंने पहला मेटल आयन ऑर्गेनिक लिंकर को क्रिएट किया जो कि क्रिस्टल फॉर्म में था। बाद में सुसुमू ने 1990s में एक रिसर्च की और इन्होंने कहा कि गैसेस इससे अंदर और बाहर मूव कर सकती है, यानी ये पोरस है। थर्ड रिसर्च आते 1995 से 1999 के बीच में ओमर की, और इन्होंने ये प्रूव किया कि ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर सकते हैं और इन्होंने MOF5 करके एक आप ये कह सकते हो कि क्रिस्टल क्रिएट किया जो कि स्पेस जिसकी कंपेरेटिबल थी एक फुटबॉल फील्ड की जितनी, मतलब 1 ग्राम के अंदर एक फुटबॉल फील्ड जितना यहां पे आपको स्पेस मिल रहा है। तो दैट इज देयर। अब देखिए यहां पे ये क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मेटल आयंस के नोड्स हैं, इसमें जैसे ये नोड्स दिख रहे हैं ये मेटल आयंस के हैं और बीच में जो लिंकेजेस वगैरह क्रिएट करने के लिए यूज किया गया है ये ऑर्गेनिक आपके मॉलिक्यूल्स है। तो इसके थ्रू एक 3D स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है जो स्पंज लाइक है। इसमें पोर्सिटी तो बहुत ज्यादा है, खासकर लाइट वेट है एंड आप इसे बार बार यूज भी कर सकते हैं एंड सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन जैसी क्वालिटी भी इसमें देखने को मिल जाती है। तो कहा जाता है कि भाई ये कहीं ना कहीं मटेरियल साइंस को रेवोल्यूशनराइज कर देगा। मोर ओवर ऐसे लाखों टाइप के हम MOF को बिल्ड कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं एंड कहीं ना कहीं इससे जो सस्टेनेबल एनर्जी के सॉल्यूशंस के हम वेट कर रहे थे, हाइड्रोजन को स्टोर करने का, क्लीन एनर्जी का, तो वो हमारा सपना साकार हो पाएगा एंड वाटर स्कार्सिटी को भी हम दूर कर पाएंगे एंड ये डिजाइन कहीं ना कहीं स्पेस में भी आप यूज कर पाएंगे। तो कहा जाता है कि भाई इसके कार्बन कैप्चर, वाटर हार्वेस्टिंग, पोल्यूशन कंट्रोल, हाइड्रोजन स्टोरेज, बैटरीज में गैस को सेग्रीगेट करने में, इन सब जगह पे इसका यूटिलाइजेशन रह सकता है। अब बात करते हैं आज के सेकेंड आर्टिकल की। डोनाल्ड ट्रंप ने एक क्वेश्चन उठाया क्लाइमेट मॉडल की एक्यूरेसी को लेकर। अब देखिए क्लाइमेट ट्रैकर के ऊपर, एक्शन ट्रैकर के ऊपर यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था 2022 में, तो मतलब इस तरह से क्लाइमेट मॉडल के ऊपर भी एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी आपकी। तो क्लाइमेट मॉडल होता क्या? ये कंप्यूटर बेस्ड एक स्टिमुलेशन है जहां पर मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है रिगार्डिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। अब इसमें एयर, वाटर, लैंड, एनर्जी सभी चीजों के आप कह सकते हो कि इंटरेक्शन को मिमिक किया जाता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के सभी लॉ को भी फॉलो किया जाता है। अब इसमें शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म दोनों तरह के एटमॉस्फेरिक फिनोमिना को या वेदर पैटर्न्स को, क्लाइमेट को आप यहां पे एड्रेस करते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म में वेदर हो गया और लॉन्ग टर्म में क्लाइमेट हो गया, वो सभी चीजों को आप ध्यान में रखते हैं। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों चीजों को ये प्रिडिक्ट कर सकता है। अब इसमें क्या किया जाता है, आप एक सेल क्रिएट करते हैं, एक 3D ग्रिड, जहां पे आप टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, एनर्जी एक्सचेंज सभी चीजों के डाटा को यहां पर फीड करते हैं। अब जो रियल वर्ल्ड में यहां पे सिचुएशन चल रही है, सेम सिचुएशन को एक एल्गोरिदम में डाला जाता है
एंड इस एल्गोरिदम को सॉल्व करके हम प्रिडिक्ट करते हैं आगे फ्यूचर में उस रीजन में किस तरह का क्लाइमेट रहेगा। तो दिस इज हाउ इट इज डन। बट इसमें अच्छी चीज ये है कि ये लॉन्ग टर्म प्रिडिक्टेबिलिटी देता है, लार्ज स्केल आपके टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न को समझने में हेल्प करता है एंड क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में हेल्प करता है। बट डाटा के अंदर गैप होना, प्रोसेस, क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको हम बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो कई बार हम डायनेमिक्स को ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाते, तो प्रिडिक्शन थोड़ी गलत हो जाती है। एंड उसके अलावा रेजोल्यूशन में भी थोड़ा हमारे पास बहुत अच्छी रेजोल्यूशन नहीं है, 100 to 250 किलोमीटर के आसपास का ग्रिड हम यूज करते हैं, तो प्रिडिक्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। एंड इसमें रीजनल बायसनेस भी देखने को मिलते हैं। मोस्ट जो मॉडल है वो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के कंटेक्स्ट में बिल्ड किए गए थे, बाकी कंट्रीज का इसमें रोल बहुत कम रहता है। आइए अब बात करते हैं आज के अगले आर्टिकल की, पीएम कुसुम योजना के बारे में। अभी क्या हुआ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की एक आप कह सकते हैं मीटिंग के लिए, मीटिंग भी नहीं, मैं ये कहूंगा कि इस इनिशिएटिव को प्रमोट करने के लिए हमने यहां पे एक इस प्लेटफॉर्म पे शोकेस किया कि कैसे पीएम कुसुम स्कीम हेल्प कर सकती है अफ्रीकन कंट्रीज और आइलैंड नेशंस की उनकी रूरल इकोनॉमी को इलेक्ट्रीफाई करने में। तो कहते हैं कि इस स्कीम का पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा संरक्षण एवं उत्थान महाअभियान। 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इसे लॉन्च किया था। अब इसमें 3 मेजर कंपोनेंट हैं। पहले कंपोनेंट में हम डीजल इंजन पंप्स को हटा के सोलर पंप्स लाना चाहते हैं, तो यहां पर स्टैंड अलोन पंप्स होंगे, पहला कंपोनेंट, जिसको आप कह सकते हो कि 7.5 एचपी पावर के साथ हम लेके आएंगे। दूसरा, एग्जिस्टिंग ग्रिड के साथ कनेक्ट करेंगे कुछ पंप्स को, जहां पर सरप्लस एनर्जी आप डिस्कॉम कंपनी को बेच भी सके, तो यह कंपोनेंट सी है। कंपोनेंट ए में हम डिसेंट्रलाइज्ड सोलर पावर प्लांट्स को फैलो या बैरन लैंड्स में क्रिएट करेंगे, जिसमें 10,000 मेगावाट एनर्जी हम जनरेट करेंगे। अब इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये था कि हम किसानों की इनकम डबल कर सके, जिससे इनपुट कॉस्ट को हम सबसे पहले रिड्यूस करना चाहते हैं बाय यूज ऑफ सोलर आपके पंप्स। देन डीजल को हम रिड्यूस करना चाहते हैं ताकि डीजल के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो, फॉरेक्स भी बचेगा, प्लस एनवायरमेंट में ग्रीन हाउस गैस का एमिशन भी कम होगा। एंड साथ के साथ आप ये मान के चलें कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर को सोलराइज भी कर पाएंगे, इससे एडिशनल इनकम जनरेट होगी एंड प्लस एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी आप इंश्योर कर पाओगे फार्मर्स की। अब यहां पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में भी जानना जरूरी है। 2015 में फ्रांस और इंडिया ने मिलकर इसे लॉन्च किया था, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एंड एसडीजी गोल 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के ऊपर ये फोकस करता है। इसमें हम सोलर डिप्लॉयमेंट को प्रमोट करते हैं, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के बारे में फोकस है, कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर, फाइनेंशियल सपोर्ट। हम चाहते ये हैं कि सोलर सेक्टर में 2030 आते आते $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट हो। अब कई सारे की फीचर्स इसमें रहे, जैसे मिनी ग्रिड्स का होगा, सोलर पंप का हो गया, 1 सन 1 ग्रिड 1 अर्थ, ऐसे कुछ हमने प्रोग्राम इसमें लॉन्च किए हैं। अब बात करते हैं आज के आखिरी आर्टिकल की, अबाउट इंडस्ट्रीज के घटते हुए स्तर के बारे में। रिसेंट टाइम में तेलंगाना, तमिलनाडु एंड इवन आपने चेन्नई वाले एरिया तमिलनाडु के यहां पर मल्टीपल ओकेजन्स पे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के बारे में सुना होगा। अब देखो, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी क्या होती है, एक ऐसा लॉ और मेजर जिसमें आप सेफ्टी इंश्योर करते हैं वर्कर्स की, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को आप इंश्योर करते हैं एंड ये इंश्योर करते हैं कि भी इन्वायरमेंट जो है वर्क प्लेस का वो बेटर रहे। अब यहां पे किसी भी एक्सीडेंट को प्रिवेंट करना, कोई भी हजार्ड्स वगैरह है उसको पहले से आइडेंटिफाई करना, प्रॉपर इक्विपमेंट मेंटेन करना ताकि उस हजार्ड से निपटा जा सके इन केस कोई आए तो, एंड इमरजेंसी में किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, इस सबको इंक्लूड किया जाता है। अब इंडिया में ये चीजें वेरियस लॉ के अंडर कवर की गई हैं, जैसे फैक्ट्री एक्ट 1948 ये वर्क प्लेस के बारे में डील करता है, वर्कर के कंपनसेशन इन केस किसी एक्सीडेंट के, तो वो आपका वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923 में डिफाइन किया गया। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 ये मेडिकल केयर और इनकम प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है। देन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में बात करता है। इंश्योरेंस लायबिलिटी एक्ट जो है ये इंस्टेंट रिलीफ के बारे में बात करता है। एंड ऐसे ही ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 ये सेफ्टी के बारे में बात करता है। बट
इंडिया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के सेफ्टी फ्रेमवर्क के अंडर भी आता है, जहां पर आई कन्वेंशन नंबर 155 एंड कन्वेंशन नंबर 187 हमने दोनों में पार्टिसिपेट किया। एंड इन कन्वेंशन के ऊपर आई गेस मैंने एक क्वेश्चन देखा 2017-18 में, आप एक बार चेक कर लेना, सॉरी वो क्वेश्चन यहां पर नहीं मिला, बट एक क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है। तो आप देखना कि एक कन्वेंशन के ऊपर आईएलओ की यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, शायद बच्चों के रिगार्डिंग था, वो चाइल्ड लेबर के रिगार्डिंग था, पूरे प्रॉपरली मुझे याद नहीं है, बट एक क्वेश्चन मैंने देखा है। तो इन कन्वेंशंस को आप याद रखना। अब प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया के अंदर कॉस्ट कटिंग के नाम पे नेग्लिजेंस बहुत ज्यादा हो चुकी है, इक्विपमेंट्स बहुत ज्यादा आउटडेटेड है, और अलार्म सिस्टम आपका है नहीं, और लोगों के पास सेफ्टी ट्रेनिंग ऑफिसर्स नहीं है, और ट्रेन सेफ्टी ऑफिसर्स ना होने की वजह से एक्सीडेंट्स में चांसेस जो है, कोई इमरजेंसी प्लान ना होने की वजह से कैजुअलिटी के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। कई बार इन रिपोर्ट्स में कई बार आप ये कह सकते हो कि अंडर रिपोर्टिंग भी की जाती है लेबर की, कि भाई कॉन्ट्रैक्ट पे रख लिया और बताया नहीं कि कितने लेबर हैं, तो इस वजह से अंदाजा लग पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहां पे ये कहा जाता है कि भाई देखो, आपको वक्त रहते यहां पर इंश्योर करना होगा कि क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी को भी आप इंश्योर करो, प्लस वर्कर्स की लिए आप डिजिटल ऑडिट्स वगैरह इंश्योर करो, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ सर्टिफिकेशन के ऊपर चल रहे हैं। तो सेल्फ सर्टिफिकेशन की नहीं, आपको जरूरत है कि यहां पर ऑडिट्स वगैरह प्रॉपर हो, ट्रांसपेरेंसी रहे। एंड मोर ओवर जो आईएलओ के वेरियस कन्वेंशंस है, हम उनको ठीक से इंप्लीमेंट करें ग्रास रूट लेवल पे, मशीन्स को मॉडर्नाइज करें, कहीं ना कहीं ट्रेड यूनियंस को और ज्यादा हम इंपावर करें, विसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्ट करें, तो इससे हम ऐसे इंसिडेंट्स होने से रोक पाएंगे। बिकॉज ऑलरेडी अगर 100 डेथ होती है वर्ल्ड में, तो 25 डेथ सिर्फ इंडिया में होती है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करने की जरूरत है यहाँ पे। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही, धन्यवाद।